बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 35 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैं ही वो शख्स हूँ जिसे दारा अपना बदतरीन दुश्मन समझकर हर कीमत पर मौत के घाट उतारना चाहता है। मैंने सर पर से विग और बालाई ऊंट पर चिपकी हुई बारीक सी मूंछें उतार दी। वो उछल पड़ी। उसका चेहरा खौफ से एकदम सफ़ेद हो गया। उसने मुझे पहचान लिया था। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मैंने तुम्हें उसी रोज पहचान लिया था जब गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिल पर मैंने किम और दारा की पिटाई की थी, और उसे अगले ही दिन से मेरा ये दोस्त तुम्हारे साथ रहा है। मैंने रामन प्रसाद की तरफ इशारा किया। अगर हम चाहते तो तुम्हें किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो और दारा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, और अब शायद उसकी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो तुम्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तुम शायद यही समझती हो कि अब उसे तुम्हारे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो तुम्हें नज़रअंदाज करके दूसरी लड़कियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है पामीला। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। अब तुम उसके लिए बेकार हो चुकी हो। अलबत्ता एक लिहाज से तुम उसके लिए अहम हो सकती हो कि तुम उसके बहुत से राजों से वाकिफ हो, और उसे जैसे इस बात का एहसास होगा वो तुम्हें भी खुशलिया और दूसरी लड़कियों की तरह मौत के घाट उतार देगा। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था कि वो सिंगापुर वाले मामले में तुम पर भी शुबा करने लगा है। उसने खुलकर शक का इजहार नहीं किया, लेकिन उसका ख्याल है कि हो सकता है वो बात मेरे जरिए से बाहर निकली हो। पामीला ने कहा। शुबा और कैसा हो सकता है? मैंने उससे घूरा। वो 1-2 दिन तुम पर निगाह रखेगा और फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो कांप उठी। वही जो तुम करना चाहती हो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हम तुम्हारे साथ हैं और इस मामले में तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है वो शैतान अब वाकई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पामीला ने कहा। मैं अब वाकई उसे माफ नहीं करूंगी। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैंने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय खामोशी से उसकी तरफ देखा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि दारा की एक अहम साथी को उसे तोड़ने में कामयाब हो गया था। वो न सिर्फ दारा बल्कि टाइगर वगैरह के बहुत से जराइम की भी चश्मदीद गवाह थी। पुलिस को अब भी उन लोगों की तलाश थी जिन्होंने खानकाह के सामने बम धमाका कराया था और जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे। किम और टाइगर वगैरह के खिलाफ अगरचे बुद्ध के मुजस्मे से सोना चुराने वाली रिपोर्ट भी मौजूद थी, लेकिन वो मामला ठंडा पड़ गया था और पुलिस को भी शायद इस मामले से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन बम धमाके में कई लोग मारे गए थे। पुलिस के सामने पामीला का बयान हंगामा खड़ा कर सकता था। हम तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान में मैंने पामीला से दारा वगैरह के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर ली और पामीला को बहुत सी बातें समझा भी दी। जब हम प्रसाद के फ्लैट से निकले तो रात का 1 बज चुका था। बाहर आने से पहले मैंने होंठ पर बारीक मूंछें और सर पर विग जमा ली। गली से निकलकर हम बड़ी सड़क पर आ गए। एक खाली टुक टुक मिल गया। प्रसाद पामीला को उस टुक टुक पर लेकर रवाना हो गया। मैं थाईवांग के साथ चौराहे की तरफ पैदल चलता रहा। थाईवांग चलते चलते अचानक ही लड़खड़ा गई। अगर मैं उसे ना संभालता तो वो यकीनन गिर पड़ती। मैंने प्रसाद के फ्लैट में भी ये बात महसूस की थी कि थाई जितनी देर वहां रही थी बेचैन ही सी रही थी। कभी वो बैठ जाती और कभी उठकर टहलने लगती, और इस वक्त वो इस तरह लड़खड़ाई थी जैसे नशा टूट रहा हो। वो एक हाथ मोड़कर कमर और पुश सहलाने लगती और कभी दूसरे हाथ से। मैं तशवीश में निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे समझने में देर ना लगी कि ये उसकी हालत क्यों हो रही थी। थाई तकरीबन 3 महीनों से हांगसू की बताई हुई एक्सरसाइज छोड़ चुकी थी और अब ये बेचैनी उसका नतीजा थी। क्या हुआ थाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तक बड़ी मुश्किल से गुजारा करती आ रही हूँ, थाई ने कराते हुए कहा। कोई गाड़ी तलाश करो और जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करो। मैं इधर उधर देखने लगा। चौराहा तकरीबन 100 गज आगे था। वहां टैक्सी और टुक टुक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक टुक टुक एक गली से निकलकर हमारे सामने आ गया और हम दोनों उसमें बैठ गए। टुक टुक किंग टक्सन स्टैचू वाले चौराहे पर छोड़कर बाकी रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ा, और ये रास्ता बड़ी मुश्किल से तय हो पाया। बंगले के गेट में दाखिल होकर मैंने अंदर से गेट बंद कर दिया और थाई इसी दौरान में बरामदे में पहुंच चुकी थी, और मैं भी बरामदे वाला दरवाजा बंद करके अंदर आया तो थाई बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी पीठ बरा न थी। मैंने बेड के नीचे पड़ी हुई छड़ी उठाई और आंखें बंद करके थाई की पीठ पर वार करने लगा। हर जरब पर वो करा उठी, लेकिन मैं आंखें बंद की उसकी पीठ पर छड़ियां बरसाता रहा। खलोंग टोई डिस्ट्रिक्ट के इलाके में एक्सप्रेस वे और रेलवे लाइन से जरा हटकर कोसाड रोड पर वाक़ वो बंगला तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो बहुत बड़ा बंगला था। उसकी 4 दीवारी ने वसीउ अरीज रकबा घेर रखा था। 4 दीवारी खासी बड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर खारदार तारों का जंगला भी लगा हुआ था। मुझे शुबा हुआ कि हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए, लेकिन रामन प्रसाद ने इस अमर की तस्दीक कर दी कि हम ठीक जगह पर आए थे। आज दिन में पामीला यहीं आई थी। प्रसाद ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा।
और 2 घंटों बाद मैंने उसे टाइगर के साथ यहीं से निकलते हुए देखा था। तुम्हारे ख्याल में यहाँ इस वक्त कितने लोग मौजूद होंगे? मैंने पूछा। टाइगर, दारा और पामीला के अलावा सिर्फ एक और आदमी होना चाहिए, प्रसाद ने जवाब दिया। पामीला ने शाम को बताया था कि चियांग राय से एक आदमी आया हुआ है जिसे दारा आज की रात यहाँ अय्याशी कराना चाहता है। पामीला को इस सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है। मेरा ख्याल है चियांग राय से आने वाला वही शख्स है जिससे गोल्डन ट्राई एंगल के सिलसिले में मुज़ाकरात चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है आज रात यहाँ बिजनेस की बात भी होगी। वो ठीक 12 बजे यहाँ आएगा। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे। हम कोठी के सामने का एक चक्कर लगाकर पीछे की तरफ एक नीम तारीख गली के मोड़ पर कार में बैठे हुए थे। उस कार का बंदोबस्त प्रसाद ही ने किया था। थाईवंग भी हमारे साथ थी और वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उस रात पामीला से गुफ्तगू के बाद ये प्रोग्राम बना था कि वो किसी मुनासिब मौके पर हमें उस कोठी तक ले जाए जो दारा की खुफिया पनाहगाह थी। दारा की इस कोठी के बारे में टाइगर, किम और चीवांग के सिवा किसी और को इल्म न था, या फिर पामीला और 1-2 वो लड़कियां इस कोठी के बारे में जानती थी जिन्हें वो अयाशी के लिए वक्तन फवक्तन यहाँ लेकर आता था। लेकिन इन लड़कियों में ये हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो किसी और पर इस कोठी का राज फाश कर दे। पामीला ने आज शाम ही प्रसाद को बता दिया था कि आज रात इस कोठी में दारा का एक अहम मेहमान आने वाला है और इस मीटिंग में उनकी तरफ से दारा और टाइगर के सिवा और कोई नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस मीटिंग है तो इसमें किम और चीवांग की अदम शिरकत मेरे लिए बायसे हैरत है। वो दोनों तो उसके बाजू हैं, मैंने कहा। मुझे पामीला ने बताया कि दारा अब उन दोनों से पीछा छुड़ाना चाहता है, प्रसाद ने कहा। गोल्डन ट्राई एंगल में राब्ता हो जाने के बाद वो उन्हें भी शायद ठिकाने लगा दे। उसकी शायद यही फितरत है कि नए लोगों से मुलाकात के बाद वो पुराने आदमियों से निजात हासिल कर लेता है। गोल्डन ट्राई एंगल वाले मामले में राजदारी के ख्याल से उन दोनों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन चीफांग को तो इस सिलसिले में खास तौर पर चियांग राय भेजा गया था, मैंने कहा। सिर्फ पैगाम रसां की हैसियत से, प्रसाद ने जवाब दिया। उसने भी बीच के एक आदमी को पैगाम पहुंचाया था। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि चियांग राय से कोई आदमी यहाँ आया हुआ है। इसका मतलब है कि हम बाद में सूरत-ए-हाल से फायदा उठा सकते हैं, मैंने कहा। थाईवंग खामोशी से स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई थी। प्रसाद 9 बजे के करीब हमारे पास आया था। उसके साथ प्रोग्राम बनाने के बाद हमने फैसला किया था कि आज हम अपने असली चेहरों के साथ इस मिशन पर जाएंगे ताकि दारा को ये बता सकें कि हम उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। 11:15 बजे के करीब प्रसाद कार से उतरकर सड़क की तरफ चला गया। मैं और थाईवंग कार में बैठे रहे। प्रसाद की वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई। उसने कार में रखा हुआ एक थैला उठाकर उसमें से 2 चीजें निकाली और मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। वो लोग आ गए हैं। कार में टाइगर और एक बारी भरकम आदमी के अलावा एक लड़की भी है। इसका मतलब है दारा पहले ही से कोठी में मौजूद था। पामीला भी यहीं होगी। मैंने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा और थाईवान की तरफ देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना थाई। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो हमारा इंतजार करने की बजाय एक लम्हा भी जाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना। ठीक है, तुम लोग जाओ, थाई ने सारी लाया। मैं और प्रसाद उस तारीख गली में चलते हुए कोठी की दीवार के करीब आ गए। ये कोठी की अकबी गली थी। सामने वाली कोठियों के पिछवाड़े भी इस तरफ थे। इस तरह इस गली में रात के वक्त लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती थी और यहाँ रोशनी का इंतजाम भी नहीं था। दीवार के साथ एक जगह कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। हम दोनों उस ढेर पर चढ़ गए। दीवार की बुलंदी इस तरह 3-4 फुट रह गई थी। ऊपर खारदार तारों तक भी हाथ आसानी से पहुंच सकता था। प्रसाद ने जेब से इलेक्ट्रिक टेस्टर निकाला और एक एक तार को चेक करने लगा। अंदेशा था कि शायद रात को इन तारों में बरकी रूह छोड़ दी जाती हो, लेकिन किसी तार में करंट नहीं था। उसने टेस्टर जेब में रख लिया और कटर से तार काटने लगा। 8-8 इंच के फासले पर नीचे से ऊपर तक 5 तार लगे हुए थे। उसने एक तरफ से तमाम तार काट दिए। हम दोनों दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्दगी से अंदर कूद गए। दरख्तों की वजह से इस जगह अगरचे अंधेरा था मगर कोठी की खिड़कियों में रोशनी थी। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग खिड़कियों में झांकने लगे। एक खिड़की से झांकते ही मैं चौंक गया। वो शानदार फर्नीचर से आरास्ता बहुत कुशादा हाल नुमा कमरा था। एक सोफे पर दारा उस लड़की के साथ बैठा था जो दूसरे आदमी के साथ आई थी और दूसरे सोफे पर पामेला उस मोटे आदमी के साथ बैठी हुई थी। दरमियाने कद के उस आदमी की उम्र 45 के लगभग रही होगी। उसके चेहरे पर चीनियों जैसी मुशाबत थी। वो नीले रंग का सूट पहने हुए था मगर टाई नहीं थी। सफेद कमीज का कॉलर कोट के कॉलर के ऊपर था। एक सामने का ऊपर वाला दांत टूटा हुआ था। पामीला और उस दूसरी लड़की के जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। दराज कामत की मालिक वो लड़की भी बड़ी हसीन थी। उनके सामने शराब के गिलास रखे हुए थे। वो कुछ बातें भी कर रहे थे मगर खिड़की बंद होने की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। टाइगर उस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। प्रसाद दबे कदमों चलता हुआ मेरे करीब पहुंच गया और आगे की तरफ चलने का इशारा किया। चंद कदम चलकर हम रुक गए। हम बरामदे से या अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। उसने मेरे कान में सरगोशी की, अलबत्ता छत पर पहुंच जाएं तो जीने के रास्ते रायदारी में पहुंच सकते हैं, उस तरफ आओ। हम दोनों दीवार के साथ साथ घूमते हुए दूसरी तरफ आ गए और वहां से छत पर पहुंचना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ।
प्रसाद ने सीढ़ी वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर एहतियात से घुमाया तो दरवाजा आवाज पैदा किए बगैर आहिस्तगी से खुलता चला गया। सीढ़ियों के ये दरवाजा अंदर से लॉक करने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी गई थी कि वो इस बंगले को महफूज समझते थे और किसी के अंदर दाखिल होने का अंदेशा नहीं था। सीढ़ी पर ऊपर नीचे रायदारी में अंधेरा था क्योंकि रायदारी से हाल में दाखिल होने वाला दरवाजा बंद था। हम दोनों ने अपने अपने खंजर निकाल लिए और दबे कदमों सीढ़ियां उतरने लगे। उस रायदारी का दूसरा दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। सीढ़ियों के नीचे की जगह पर शायद बाथरूम बना हुआ था और दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था जो बंद था। हम दोनों हाल वाले दरवाजे के करीब रुक गए। मैंने झुककर की होल से आंख लगाई। टाइगर अब भी कमरे में नजर नहीं आ रहा था। उस मोटे आदमी ने अपना कोट उतार कर सोफे की पुष्ट पर डाल दिया। उसने बगली होलिस्टर पहन रखा था और बाईं बगल के नीचे रिवॉल्वर का दस्ता झांक रहा था। मैं सीधा खड़ा हो गया। टाइगर नजर नहीं आ रहा। मैंने प्रसाद के कान में सरगोशी की। अंदर ही होगा, प्रसाद ने कहा। होशियार, मैं दरवाजा खोलने लगा हूं। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा लेकिन उससे पहले हैंडल घुमाता कि चिट की हल्की सी आवाज आई और रायदारी में तेज रोशनी फैल गई। हम दोनों बैक वक्त घूम गए। रायदारी में एक तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था। वो टाइगर रिवॉल्वर हाथ में लिए हुए था। उसके होंठों पर बानी खेज मुस्कुराहट थी। रिवॉल्वर का रुख हमारी तरफ था। खंजर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। टाइगर के हल्क से गुर्राहट निकली। इत्तफाक से मैंने तुम लोगों को दीवार से कूदते हुए देख लिया था। पहले तो मैं यही समझा कि तुम लोग चोर हो, मगर ये चोरी का वक्त नहीं है और चोर उस घर में कभी नहीं घुसते जहां तमाम बत्तियां जल रही हूं। खंजर फेंको। उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। हम दोनों ने खंजर फेंक दिए। गुड, टाइगर बोला। तुम्हें तो शायद मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर तुम मुझे कुछ अजनबी से लग रहे हो। उसने आखिरी अल्फाज मेरी तरफ देखकर कहे। टाइगर का और मेरा आज तक सामना नहीं हुआ था और शायद इसलिए वो मुझे पहचान नहीं सका था। बहरहाल दरवाजा खोलो और अंदर दाखिल हो जाओ। हम मालूम कर लेंगे कि तुम कौन और किस नीयत से यहाँ आए हो। तुम एक तरफ से दरवाजा खोलो, दूसरा हाथ सर से ऊपर ही रहना चाहिए। उसने प्रसाद को इशारा किया। प्रसाद ने दायां हाथ झुकाकर दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। इसी दौरान में टाइगर भी उस दरवाजे से निकलकर रायदारी में उसके पीछे आ चुका था। प्रसाद ने दरवाजा खोल दिया। कमरे का मंजर बहुत ही शर्मनाक था। दारा उस दराज का मत लड़की को अपनी आगोश में समेटे हुए था और पामीला दूसरे आदमी की आगोश में थी। दरवाजा खुलने पर दारा ने लड़की के चेहरे पर झुका हुआ सर उठाकर देखा और फिर उस लड़की को धक्का देकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो चलने में उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसके मुंह से हल्का सा कहका निकल गया। बहुत तब्दीलियां आ गई हैं तुम में, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम बिलाखिर मेरे जाल में आ ही गए मिस्टर वजदान। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। मेरा नाम सुनकर टाइगर भी उछल पड़ा। ये वजदान है? उसके लहजे में शदीद हैरत थी। फिर तो इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए ताकि किस्सा ही तमाम हो जाए। उसने रिवॉल्वर को रुख मेरी तरफ कर दिया। नहीं टाइगर, अभी नहीं। दारा ने हाथ उठा दिया। इसे यहाँ लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बड़ा लंबा चौड़ा जाल फैलाना पड़ा था। ये इस कदर आसानी से हमारे हाथ नहीं आया जितना तुम समझ रहे हो। और अभी तो इससे कुछ और हिसाब भी करना है। बहुत नुकसान पहुंचाया इसने मुझे। इसे तो मैं इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि दूसरे भी इबरत हासिल करेंगे और दारा के सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है दारा। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। यह इंकिशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि पामीला टूटी नहीं थी, बल्कि उसके जरिए हमारे खिलाफ जाल फैलाया गया था। अब वक्त बदल चुका है। पहले मैं तुमसे छुपता फिर रहा था और भागने की तुम्हारी बारी है। तुम जिंदगी भर इसलिए भागते रहोगे कि तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दारा ने क्या लगाया। वैसे अब तुम बड़े हो गए और बड़ी बड़ी बातें करना भी सीख गए हो, लेकिन मैं इस बातों से तो कोई मार का सर नहीं किया जा सकता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शायद तुम भूल गए हो कि सिर्फ 2 दिन पहले सिंगापुर में तुम्हारे 3 आदमी और 10 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। इंस्पेक्टर चियांगशू को मैंने ही फोन करके तुम्हारे उन आदमियों के बारे में आगाह किया था और उन तीनों में तुम्हारा कजन जमाल भी शामिल है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुमने मेरे बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि वो तुम्हारे घिनौने मकासद में रुकावट पैदा कर सकता था। मेरा बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैं कहीं भी तुम्हें टिकने नहीं दूंगा और मुझे तुमसे अपने बेगुनाह बाप के कत्ल का इंतकाम भी लेना है। दारा की आंखें फैल गई। पहले शायद वो यही समझता रहा था कि सिंगापुर वाले वाकये में मेरा नाम महज मुबालगा है, लेकिन मेरे मुंह से अपने कजन जमाल का नाम सुनकर वो चौंके बगैर न रह सका। टाइगर रिवॉल्वर लिए तैयार खड़ा था। दूसरा आदमी भी सोफे से उठकर खड़ा हो चुका था। पामीला भी उसके करीब ही खड़ी थी। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालना चाहता था, मैंने पामीला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब पता चला कि गंदगी के कीड़े गंदगी ही में रहना पसंद करते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते थे कि ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ छुपती फिरती। पामीला ने कहा। रामन प्रसाद पर तो मुझे पहले दिन ही शुबा हो गया था और जब मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारा आदमी है
तो सिर्फ 3 दिन पहले मैंने दारा को बता दिया और फिर वो सारा ड्रामा तुम्हें फंसाने के लिए किया गया था। तुम वाकई बेवकूफ हो, किस कदर आसानी से मेरे जाल में फंस गए। लेकिन ये जाल बहुत कच्चा है, मैंने जवाब दिया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम लोग समझ रहे हो। महाराज के आदमी इस कोठी को घेरे में ले चुके होंगे। तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। दारा के चेहरे पर तशवीश की परछाइयां उभर आई। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर हमें अपनी जद में ले लिया और टाइगर को इशारा किया। टाइगर तेजी से बाहर निकल गया। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं, ये ब्लफ कर रहे हैं हमें, उसने दारा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है टाइगर, दारा ने कहा, फिलहाल इन दोनों को बांध कर साथ वाले कमरे में डाल दो। हम मिस्टर शांग से बिजनेस की बात कर लें, बाद में इनसे निमट लेंगे। पामिला इस वक्त बारी बरकम शांग के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात थे और फिर उसने वो हरकत की जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। उसने बड़ी फुर्ती से मिस्टर शांग के बगली और इस्टर में से रिवाल्वर खींच लिया और पूछ पर पहुंचकर रिवाल्वर की नाल शांग की कनपटी से लगाते हुए घुर्राई। नहीं टाइगर, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगे। रिवाल्वर फेंक दो और तुम भी मिस्टर दारा। मैं तुम दोनों को सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दारा चीखा। पिस्तौल फेंक दो, पामिला घुर्राई। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी और 3 कहते इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। उसने गिनती शुरू कर दी और फिर उसने जैसे ही 2 कहा, दारा और टाइगर ने हथियार फेंक दिए। इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन हद से ज्यादा चालाकी और खुद एतमादी भी ले डूबती है। पामिला दारा की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हो चुकी हूँ। अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम अपने वफादारों को भी मौत के घाट उतार देती हो। इंसानी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को तरजीह देते हो। तुम्हारा मंसूबा यह है कि इन दोनों के साथ मुझे भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं रही। तुम्हें शुबा था कि सिंगापुर में तुम्हारे आदमियों के नाम और पते मैंने वहीदान को दिए थे, इसलिए तुमने प्रोग्राम बनाया था कि वहीदान हाथ आ जाए तो उसके साथ मुझे भी खत्म कर दिया जाए। तुम्हें गलतफहमी हुई है पामिला, दारा ने कहा। मुझे गलतफहमी नहीं हुई, मैंने फोन पर टाइगर से तुम्हारी बातें सुन ली थी, पामिला ने कहा। और तुमने ये भी कहा था कि वहीदान ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया था और तुम उस कत्ल का बदला लेना चाहते हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुमने इसके बेगुनाह माँ बाप को कत्ल किया था और इसे भी रास्ते से हटाना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारी संगीन जुर्म का चश्मदीद गवाह है। ये कहानी तुमको इसने सुनाई होगी, दारा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। यह बहुत चालाक आदमी है, लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस किस्म की झूठी और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता है और इसलिए अब तक बचा हुआ है। ये दुरुस्त है कि ये कहानी मुझे इसी ने सुनाई, लेकिन पामिला कह रही थी, कल की रात का बाकी हिस्सा मैंने किम के साथ गुजारा था। किम के साथ मैं पहली मर्तबा बिस्तर पर लेटी थी और वो इतना खुश था कि मेरी हर बात का जवाब देता चला गया। उसने इस कहानी की तस्दीक कर दी। तुम ही ने किम और चीफ आंग को पैसे देकर इसके माँ बाप को कत्ल करवाया था। तुम भी उस वक्त वहां मौजूद थे और फिर तुम लोग इसके पीछे पड़ गए। तुमने किम से वादा किया था कि उसे सिंगापुर रेक्ट का सरबराह बना दोगे, लेकिन तुम्हारा असल मंसूबा ये है कि वक्त आने पर किम और चीफ आंग को भी रास्ते से हटा दिया जाए। अब तुम्हें टाइगर मिल गया और टाइगर के जरिए तुम गोल्डन ट्राई एंगल तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुमने मेरे साथ भी धोखा किया है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी रोन डालती है। पामिला के लहजे में बेपनाह नफरत थी, जहर भरा हुआ था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर प्रसाद की तरफ देखते हुए बोली, प्रसाद खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रिवाल्वर और पिस्तौल उठा लो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो पामिला, दारा बोला। मेरी बाहें अब भी तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। इसमें शुबा नहीं कि मेरे दिल में मैल आ गया था, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल हरगिज नहीं करना चाहता। ये आदमी बहुत खतरनाक है, अगर बचकर निकल गया तो ना सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी खत्म कर देगा। भूल जाओ सब कुछ, अब भी वक्त है, बंद करो बकवास, पामिला चीखी। प्रसाद पिस्तौल और रिवाल्वर उठाने के लिए आगे बढ़ा तो टाइगर ने बड़ी फुर्ती से उसकी टांग में टांग फंसा दी। प्रसाद लड़खड़ा कर पामिला से टकरा गया, पामिला भी लड़खड़ा कर पीछे गिर गई। हर एक ने इस सूरत से फायदा उठाने की कोशिश की थी। टाइगर ने कालीन पर पड़े हुए पिस्तौल की तरफ छलांग लगाई, मगर प्रसाद ने संभल कर उसे छाप लिया। दारा भी अपने रिवाल्वर की तरफ झपटा, लेकिन मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। मेरा एक पैर दारा के बाएं कंधे पर और दूसरा पेशानी पर लगा। वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। मैं उसके करीब खड़ी हुई लड़की से टकराया और हम दोनों सोफे पर गिर पड़े। सोफा पीछे की तरफ उलट गया। उस लड़की के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। पामिला सोफे की पिछली तरफ गिरी थी। रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर सोफे के नीचे जा गिरा था। बारी बरकम शांग पहले तो कुछ गड़बड़ाया, फिर वो पामिला को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। पामिला ने उसकी कलाई पर दांत गाड़ दिए और बुरी तरह भंबोड़ने लगी। शांग बिलबिला उठा। प्रसाद टाइगर की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन फिर अचानक उसने टाइगर के चेहरे पर सर की जोरदार टक्कर दे मारी। उसकी नाक से खून बह निकला। प्रसाद ने इस मौके से फायदा उठाते हुए बादी पलट दी। अब वो टाइगर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था।
टाइगर जिस तरह प्रसाद के हाथों पिट रहा था उसे एक अंदाजा हुआ कि इस जैसे बड़े बदमाश खुद अंदर से खोखले होते हैं। वो खुद किसी का मुकाबला करने की ताब नहीं रखते। उनके रोबो दबदबे और ताकत का दारोमदार उनके गुर्गों पर होता है। दारू उठकर खड़ा हो चुका था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख थी। भले ये बात उसके लिए काबिले बर्दाश्त कैसे हो सकती थी कि जो लौंडा उसके खौफ से छुपता फिर रहा था आज वो इस तरह बेखौफ होकर हमलावर हो। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गेंडे की तरह ताकतवर था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो लड़ाई के दाव पेश से वाकिफ नहीं था और मुझे उस पर यह बर्तरी हासिल थी कि मैं लड़ाई के फन से वाकिफ था। दारा ने मुझ पर हमला किया लेकिन मैं बचा गया। दूसरे हमले में मेरा हाथ उसकी गिरफ्त में आ गया, लेकिन मैंने बाजू छुड़ाने की कोशिश करने की बजाय खड़े खड़े उछलकर उल्टी कलाबाजी के अंदाज में अपने जिस्म को दौरा किया और उसकी गर्दन को दोनों टांगों की कैंची में लेकर अपने आप को नीचे की तरफ झटका दिया। मैं खुद तो नीचे गिरा लेकिन दारा भी सर के बल नीचे गिरा और कलाबाजी खाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसने उठने में भी बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन मैं उससे पहले ही उठ खड़ा हुआ। उसने गुंजा मारने के लिए हमला किया। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उछलकर उसकी बगल में जोरदार किक लगा दी। वो बिलबिला उठा। उसका बाजू अभी तक मेरी गिरफ्त में था। मैंने उछलकर एक और किक लगाई और उसके साथ ही उसका हाथ छोड़ दिया। वो लड़खड़ाकर लड़की पर गिरा जो उठने की कोशिश कर रही थी। अचानक फायर की आवाज सुनकर मैं पलटा। बारी बरकम शांग ने ना सिर्फ रिवाल्वर पर कब्जा कर लिया था बल्कि पामीला भी उसकी गिरफ्त में थी। उसने पामीला को बाजू की लपेट में ले रखा था। पामीला के चेहरे पर करब के तासरात नुमाया थे। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने हरकत की तो गोली मार दूंगा, शांग चीखा। बाजी पलट गई थी। टाइगर ने भी बड़ी फुर्ती से रिवाल्वर उठाकर प्रसाद को जद पर ले लिया। दारा भी उठकर खड़ा हो गया। वो चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर अचानक ही मेरी कनपटी पर जोरदार घुंसा मार दिया। मुझे यूं लगा जैसे कई किलोग्राम वजनी थोड़े से जरब लगाई गई हो। मैं लड़खड़ा गया। दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने में कामयाब हो सका। दारा ने आगे बढ़कर पामीला को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आवारा कुतिया उसके बालों को झटका देते हुए घुराया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। अब मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत नहीं रही। पहले तो शायद एक ही गोली से तुम्हारा खात्मा कर दिया जाता, लेकिन अब तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। मैं तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म को इस तरह काटूंगा कि पामीला ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। दारा ने उसके बालों को झटका देकर सर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसके पेट पर कई गुंसे रसीद कर दिए। पामीला हर जरब पर बिलबिला उठती। दारा ने एक जोरदार झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया और लपक कर राजदारी वाली दरवाजे के करीब पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। टाइगर ने मुझे और प्रसाद को एक तरफ दीवार के साथ खड़ा करके रिवाल्वर की जद पर ले रखा था। हम दोनों में से किसी के लिए अपनी जगह से हरकत करने का मौका नहीं था। पामीला उठने की कोशिश कर रही थी। दारा ने पहले उसे 2-3 जोरदार ठोकरें मारी और फिर उसके सीने पर सवार हो गया। मैं तुम्हें एक बार में नहीं किस्तों में मौत के घाट उतारूंगा। पहले ये तुम्हारे खूबसूरत होंठ, फिर रुखसार, फिर तुम्हारे ये जिन्होंने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। दारा उसके सीने पर इस तरह बैठा था कि पामीला की दोनों बाएं भी घुटनों के नीचे दबा रखी थी। पामीला सर पटक रही थी। दारा ने बाएं हाथ से उसकी ठोड़ी को गिरफ्त में ले लिया और खंजर की धार उसके होंठों पर फेर दी। पामीला के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसका निचला होंठ कट कर रह गया। दारा ने ठोड़ी तक गोश्त काट डाला। खून का फुवारा बह निकला। मैं काम कर रह गया। दारा ने पामीला के एक रुखसार भी काट दिया। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर टाइगर ने रिवाल्वर को इस तरह हरकत दी कि मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया। दारा ने वेशियाना अंदाज में कहका लगाया और पामीला के ब्लाउज पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। उसका सीना बरना हो गया। दारा के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। उसका खंजर वाला हाथ हरकत में आया और पामीला के सीने पर दाईं तरफ से खून का फुवारा बह निकला। उसने खंजर का दूसरा वार सीने के बाईं तरफ किया था। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर उभर आया जब चीफांग ने मेरी मां पर इसी तरह खंजर से वार किए थे। किरदार बदल गए थे, मंदिर वही था। पामीला की चीखों की आवाज से मैंने आंखें खोल दी। दारा अब पामीला के पेट पर खंजर की नोक से एक गहरी लकीर खींच रहा था। पामीला ज़िबा होते हुए बकरे की तरह मचल रही थी, लेकिन दारा ने उसे अपने बोझ के नीचे दबा रखा था। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई।